हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम असहयोग आंदोलन के एक प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे जो कि एक साल उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा था। प्रश्न है, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए किन परिस्थितियों ने प्रेरित किया था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इसके योगदान का परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न का हम डिस्कशन करेंगे। यानी इसमें दो प्रश्न हैं कि असहयोग आंदोलन करने के पीछे बैकग्राउंड क्या था, यानी कौन सी परिस्थितियां थीं, और इसका योगदान क्या रहा है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में। तो शुरुआत करें इसकी। आपको पता है असहयोग आंदोलन जो है उसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नागपुर अधिवेशन हुआ था। कब? तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए जो है उसको पास किया गया था। और इसके बारे में महात्मा गांधी ने खुद 1909 में इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज में इसको उल्लेख किया था कि अंग्रेज़ जो हैं भारत में जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो भारतीयों की सहयोग की वजह से हुए हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखा गया था। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और ये शासन, अंग्रेजी जो शासन है, इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा है। जो भारतीय हैं इनके सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य से इन्होंने दिसंबर 1920 में जो है नागपुर अधिवेशन में इसको पास करवाया और असहयोग का विचार लेकर के आए। गांधी जी का सुझाव था कि असहयोग आंदोलन जो है वो चरणबद्ध तरीके से बढ़ना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से। और सबसे पहले क्या होगा, तो इसमें चरणबद्ध तरीके से तो कौन कौन से चरण होंगे? सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा जो पदवियां दी गई हैं, जो टाइटल्स दिए गए हैं, उसको लौटा देने चाहिए। और सरकारी नौकरियों, जैसे कि सेना के क्षेत्र में अगर कोई काम कर रहा है, पुलिस में काम कर रहा है, अदालत में, या विधायी परिषद में, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या विदेशी वस्तु अगर पहने हुए हैं, तो इन सब का बहिष्कार कर दें। फिर से अगर सारी लिस्ट बनाएं तो गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से हो। इसमें सबसे पहले जो है टाइटल्स, अंग्रेजों के द्वारा दी गई जो उपाधियां हैं उसको लौटा दीजिए। सरकारी नौकरियों में, जैसे कि अगर कोई सेना में है, या पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसका बहिष्कार करें। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा, ऐसे उन्होंने बात की थी। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली जो हैं वो आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे थे। तो शौकत अली और महात्मा गांधी जो है समर्थन जुटा रहे थे देश भर से। बहिष्कार का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ संपर्क रखने या जोड़ने से इनकार कर देना, या गतिविधियों में हिस्सेदारी, जो भी काम हो रहे हैं जैसे कि अदालत की गतिविधियां, स्कूल कॉलेज की गतिविधियां, इसमें हिस्सेदारी या चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार कर देना। आमतौर पर ये विरोध जो होता है वो विरोध का एक प्रकार का रूप होता है। ये बहिष्कार करना यानी विरोध का एक रूप होता है ये, जिसमें हम चीज़ों का बहिष्कार कर देते हैं या अस्वीकार कर देते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उनको भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया। तो ये था, इस प्रकार से इसकी थोड़ी सी कह लें कि बैकग्राउंड था। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन जो है उसको हम फिर से एक बार समझें तो महात्मा गांधी भारत की राजनीति में मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए और भारत को आज़ाद कराने तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। ये फिर से, असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला जन आंदोलन था जिसकी पृष्ठभूमि भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार से मुक्ति दिलानी थी।
इस आंदोलन के पहले देश में किसानों के आंदोलन, जिसमें चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह प्रमुख थे, वो सब हो चुके थे। जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था। दरअसल तीन कठिया नीति थी अंग्रेजों की कि बिहार के चंपारण जिले या बिहार के क्षेत्रों में जो है किसानों को अपने 1/3 भूमि पर नील की खेती करनी है। तो इसके विरोध में वहाँ के किसानों ने गांधी जी को इनवाइट किया और गांधी जी आए। चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया 1917 में। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, लेकिन ये एकदम से जन आंदोलन नहीं था, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन नहीं था ये। अगर कहा जाए कि गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो वो था असहयोग आंदोलन। ये पहला जन आंदोलन था। लेकिन पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह भी किए, 1917 में ही किए। उसके बाद अहमदाबाद के जो मज़दूर हैं, अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मज़दूर, उनके कुछ हक की बात थी, तो 1918 में उन्होंने उनके लिए सत्याग्रह किया। परंतु पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के मुद्दों ने गांधी को उद्वेलित किया, जिसकी परिणति असहयोग आंदोलन के रूप में हुई। तो पृष्ठभूमि क्या रही थी, तो उसमें एक पृष्ठभूमि तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसके कारण से जो है पूरे नरम गरम सभी दल वाले जो हैं इसमें चाह रहे थे कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर ही दिया जाए। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन में शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई, जिसमें अलग अलग डाटा होते हैं। 400 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग घायल हो गए। ये घटना ऐसी कठोर त्रासदी वाली थी जिसने देश के लोगों की आत्मा को झकझोर दिया था। इस घटना ने गांधी के मन को बहुत आघात पहुंचाया। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय क्या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो उसके बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। तब इस विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुए, जिसमें गांधी जी ने भी भागीदारी की थी। यह अवसर हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना गया, परंतु अंग्रेजों ने गांधी जी की मांग को भी ठुकरा दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुख्यतः 3 मांगों पर आधारित थे। असहयोग आंदोलन जो है 3 मांग थे उसमें। पहला खिलाफत का मुद्दा था, दूसरा पंजाब में उत्पीड़न का मुद्दा, और तीसरा स्वराज की प्राप्ति। इन 3 मुद्दों पर आधारित थे। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में उत्पीड़न का मुद्दा और स्वराज प्राप्ति, इन 3 उद्देश्यों से जो है किया गया था। आंदोलन का हमारे इतिहास में योगदान क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। तो भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। देश के विभिन्न भागों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस आंदोलन में शैक्षिक संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। साथ ही नई शिक्षा संस्था जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया JMI और काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी और इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। परंतु चौरी चौरा हत्याकांड के पश्चात ही इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, जिसके उपरांत देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। परंतु इस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्र भावना को जगाने की भरपूर प्रयास किया और सफल रहे। तो ये था असहयोग आंदोलन की कुछ परिस्थितियां। असहयोग आंदोलन का मेन मोटिव क्या था कि स्वराज को प्राप्त करना है, खिलाफत के मुद्दे को उठाना है और जो उत्पीड़न हो रहा है पंजाब में उसको कम करना है। असहयोग जो है वो खिलाफत आंदोलन के साथ जो है मर्ज हो गया था बाद में। खिलाफत आंदोलन में इसलिए गांधी जी ने उसको मर्ज करना चाहा ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट किया जा सके और दोनों मिल करके अगर संघर्ष करेंगे तो संघर्ष की सफलता की दर ज़्यादा हो जाएगी। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। मतलब दिसंबर 1920 में तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग पारित हो गया था। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया था।
और खिलाफत भी उसके बाद से शुरू हो गया। लेकिन दोनों की शुरुआत एक साथ कब हुई? तो जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत दोनों मिलकर के आंदोलन किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। किसानों के लिए स्वराज का मतलब कुछ और था कि लगान से मुक्ति, जमींदारों से मुक्ति। इसी प्रकार से आदिवासियों के लिए स्वराज का मतलब था कि उनके जल जंगल ज़मीन पर उनके अधिकार हो जाएं। आसाम के बागान मजदूर के लिए स्वराज का मतलब था कि उनको केवल वहीं पर बंदी बना दिया गया है। 1859 में एक कानून आया था आसाम में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसके तहत असम वासियों को बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, तो वो बागान से बाहर भी जा सके, अपने गांव जा सकें। उनके लिए तो स्वराज का मतलब ये था। तो विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा तो लिया असहयोग और खिलाफत में, लेकिन उन सब के लिए इसके मायने अलग अलग थे। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। जैसे शहरों में जो आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, तो शहरों में किस प्रकार से हुआ? आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। जो जस्टिस पार्टी बनी थी, कहाँ बनी थी? मद्रास में बनी थी। जस्टिस पार्टी मद्रास में बनी थी, और मद्रास जो है परिषद के काउंसिल के चुनावों में हिस्सेदारी लेना चाहते थे, क्योंकि ये गैर ब्राह्मणों का एक पार्टी था, जस्टिस पार्टी। इनका मानना था कि जब काउंसिल का चुनाव होता था तब भी जो है हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। अभी हम इसका बहिष्कार कर देंगे तो आगे भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। तो जस्टिस पार्टी बनी और ये काउंसिल के चुनाव में जो है हिस्सेदारी ले रही थी। तो एक आध ऐसे अपवाद छोड़ें तो बाकी सभी लोगों ने साथ दिया था। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग किस प्रकार से हुआ? तो आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा ये रूप होता है जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई ताकि शराब बंदी हो, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, यानी इन्वेस्टमेंट अंग्रेजों के उद्योगों में घट गया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट था। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, यानी खादी कपड़ा जो है महंगा बनता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे जबकि वो इतना महंगा मिल रहा है? और ये बहिष्कार आंदोलन में जब विदेशी वस्तुओं कपड़ों की अगर होली जलाई गई तो स्वदेशी में हम खादी का यूज़ करेंगे, और खादी जो है वो हाथ से जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका उत्पादन कम होगा और महंगा ज़्यादा होगा। तो इसलिए धीरे धीरे वो कले आंदोलन शहरों में जो है धीमा होता चला गया था। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार तो कर दिया गया, जैसे कि स्कूल कॉलेज छोड़ दिए गए, लेकिन आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना ज़रूरी थी। इनका स्कूल छोड़े तो अपना स्कूल खोलें, ये ज़रूरी था। इनकी अदालत छोड़ें तो अपनी अदालत खोलें। तो ये सब हो नहीं पाया। भारतीय संस्थानों की स्थापना ज़रूरी था ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक
सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो शहरों में असहयोग आंदोलन कुछ इस प्रकार चला था। गांव में किस प्रकार चला, ग्रामीण क्षेत्र में असहयोग आंदोलन। तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। एग्जाम्पल में अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर मतलब होता है औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा था। इसी को बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। तो बाबा रामचंद्र जो कि अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, वो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह की कर वसूल करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे का ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए। गांव में किसानों की मांग थी कि उनके लगान कम किए जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। किसके? तो किसान सभा, अवध किसान सभा, AKS, अवध किसान सभा। इसकी स्थापना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर के अवध किसान सभा की स्थापना की। तो ये सब जो है उनके 300 से ज़्यादा शाखाएं खुल गई। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1921 में, जनवरी 1921 में, तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों, जो दूसरे फॉरेस्ट के एरियाज थे, उनकी तरह यहाँ भी अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी थी, जो वन्य अधिनियम 1865 का बना था उसके तहत। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं वो आंध्र प्रदेश में नेतृत्व कर रहे थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, जैसे वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती।
तो राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। उसी समय बागान में भी स्वराज की मांग उठने लगी। तो बागानों में किस प्रकार से हुआ, असहयोग का मतलब कैसा रूप वहाँ पर दिखाई दिया। तो महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थे। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम पर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं थे। तो ये था असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ बातें। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।